वेलकम बैक गाइस। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। ओके, वेट, अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, वॉइड वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स। ओके, क्या इसका डेफिनेशन हम लोग पहले भी छोटा छोटा डेफिनेशन देख चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे इसको इन डेप्थ समझेंगे कि क्या होता है वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स। ओके, तो चलिए मूव करते हैं। एन एग्रीमेंट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट फुलफिल्स एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब वो एसेंशियल एलिमेंट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब वो फुलफिल करता है। वो हम लोग पहले ऊपर देख चुके हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स टू बिकम ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है, हम लोग ऊपर देख चुके थे। ओके, in case one or more of these essential elements of a valid contract are missing, अगर कोई केस में क्या होता है वन और मोर एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है मिसिंग है, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो क्या होता है, जो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वॉइड होता है या फिर वॉइडेबल होता है या फिर इलीगल और अनफोर्सेबल क्या कहा जाता है। ओके, अनएनफोर्सेबल। ओके, अगर कोई भी एक एसेंशियल एक या एक से ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट उसमें मिसिंग होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल या फिर अनएनफोर्सेबल उसे कहा जाता है। तो चलिए नीचे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, सबसे पहले क्या हम लोग डिस्कस करने जाना है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग, कहाँ है मार्कर, हाँ। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto but not at the option of other is voidable contract। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है जो एनफोर्स, कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग को पता है कि दो या दो से अधिक पार्टीज होता है। तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि दो पार्टीज है, ए एंड बी दो पार्टीज हैं। सपोज ए एंड बी दो पार्टीज हैं, ए और बी दो पार्टीज है। तो ये क्या है, ए के ओर से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, सपोज कुछ एक गाड़ी बेचने का या फिर किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया कि ए जो है बी को एक गाड़ी देंगे और उसके बदले में बी ए को 50,000 50 के रुपीज़ देंगे। ओके, और ये क्या देंगे, कार देंगे। ओके, क्या देंगे, कार। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, वेट। ए क्या देंगे, अपना एक कार, और बी क्या उनको वापस देंगे, इन रिटर्न देंगे 50K, मतलब 50,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। मतलब ए के ओर से ये क्या होता है, एनफोर्सेबल है, लेकिन बी के ओर से ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो इस ऐसे कंडीशन में क्या कहा जाएगा उसको, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ one party। Okay, a contract become voidable when it is enforceable at the option of one or more party thereto but not other। मतलब हम समझ गए थे कि ए के ओर से ये एनफोर्सेबल बाई लॉ है, लेकिन बी के ओर से ये एनफोर्सेबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। ओके, when in one of the essential elements of a valid contract फ्री कॉन्सेंट इज एब्सेंट। मतलब मेनली क्या होता है, ये एसेंशियल एलिमेंट फ्री कॉन्सेंट का बात आ जाता है जब भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्री कॉन्सेंट में हम लोगों का क्या आता है, हम लोग देख चुके हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्शन, मिस्टेक, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सब आता है फ्री कॉन्सेंट के अंदर में। अगर कोई भी एक ये सब मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा कोई भी कारण अगर बी एनफोर्सेबल नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, बी एट द ऑप्शन, बी के पास में ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अनएनफोर्स करेंगे, तो क्या कहा जाएगा, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ बी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। ए प्रोमिस टू सेल हिज फार्म टू बी। ए ने प्रोमिस किया है बी को अपना फार्म सेल करने के लिए फॉर 50 लाख रुपीज। बी वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस बट ए बाई फोर्स कंपेल्ड बी टू साइन द एग्रीमेंट। मतलब क्या किया, बाई फोर्स उन्होंने क्या किया, अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस का जरिया उठाया। हियर द कंसेंट ऑफ बी वॉज ऑब्टेन्ड बाय कोअर्शन और फ्रॉड के द्वारा क्या किया, अपना मतलब ए जो है बी का कंसेंट लिया कोअर्शन या फ्रॉड के द्वारा।
द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, मतलब क्या बी चाहे तो, क्योंकि बी का जो कंसेंट लिया गया है वो क्या है, बी का कंसेंट कैसे लिया गया है, थ्रू कोअर्शन, फोर्सफुल मीन्स, थ्रू फोर्सफुल मीन्स के द्वारा बी का कंसेंट लिया गया, तो यहाँ पे जो फ्री कंसेंट नहीं है, तो ये क्या है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी दैट इज बी, बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, आशा है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वॉइड एग्रीमेंट। हम लोग छोटे छोटे पहले भी ये सब देख चुके हैं ऊपर में वॉइड एग्रीमेंट, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। वॉइड एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड एग्रीमेंट, मतलब जो एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता, वो क्या है, एक void agreement है। A void agreement does not create any legal rights or obligation। ये क्या होता है, does not create any legal rights or obligation। एक void जो agreement होता है वो कभी भी legal right या फिर obligation किसी दूसरे पार्टी के ऊपर में create नहीं कर सकते हैं। Hence it is null and void ab initio। ये void ab initio का मतलब क्या है, void right from the beginning, मतलब ये जो agreement है right from the beginning, void ab initio, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग क्या है, ये वॉइड ही था। ओके, वॉइड एग्रीमेंट। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी अनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सीजेस टू बी अनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तब उसे वॉइड कहा जाता है। लेकिन वो पहले क्या था, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ पहले था, बट नाउ एट प्रेजेंट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अनएनफोर्सेबल बाय लॉ। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज इनिशियली परफेक्टली वैलिड, मतलब वो क्या था, पहले ये वैलिड था, बट सब्सिक्वेंटली बाद में क्या हुआ, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इन टर्न्स इट इनटू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बाद में कोई डिफेक्ट के कारण, कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफेक्ट के कारण क्या होता है, ये टर्म्स एंड कंडीशन के कारण ये अनएनफोर्सेबल बाय लॉ बन जाता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो पहले क्या रहता है, वो पहले ज़रूर वैलिड रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ डिफेक्ट की वजह से ये बन जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब ये सब क्या है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड है। ये लॉ में कहा गया कि ऐसा ऐसा ये सब जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है ये सब वॉइड है पहले से ही। ओके, तो ये सब पढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ, एन एग्रीमेंट बाय माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, क्या है, माइनर, एक कोई एग्रीमेंट अगर माइनर के द्वारा किया गया हो या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के द्वारा किया गया हो तो वो क्या है, एग्रीमेंट्स आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ओके, ये लॉ में ही लिखा गया है कि ये वॉइड है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, अगर उसका कंसिडरेशन जो है, समथिंग इन रिटर्न जो मिल रहा है, जो चीज़ रिटर्न में मिल रहा है वो अगर कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है, या फिर उसका ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है, तब उसको क्या कहा जाएगा, कंसिडरेशन अनलॉफुल या फिर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होने से वो एग्रीमेंट भी अनलॉफुल, मतलब एग्रीमेंट वॉइड कहा जाएगा। ओके, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। नेक्स्ट क्या देखते हैं, एग्रीमेंट मेड अंडर बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट मटेरियल टू द एग्रीमेंट, मतलब क्या है, एग्रीमेंट में क्या हुआ है, बाइलेटरल दोनों तरफ से मिस्टेक हुआ है, ऑफ फैक्ट मटेरियल, मतलब क्या है, कोई मटेरियल फैक्ट का एग्रीमेंट में क्या हुआ है, बाइलेटरल दोनों ओर से ही कोई मिस्टेक हुआ है जो मटेरियल था, अगर ऐसा होता है तो उसे एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है। फिर क्या है, एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और सब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट एंड द इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड, मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कुछ एक पार्ट जो है वो इलीगल है, अनलॉफुल है, तो वो पार्ट और वो पार्ट क्या है, पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड, वो पार्ट को अलग भी नहीं किया जा सकता है फ्रॉम द लीगल पार्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट समझ लीजिए है, उसमें क्या है, लीगल पार्ट भी है और इलीगल पार्ट भी है, तो वहाँ पे क्या है, इलीगल पार्ट सेपरेट नहीं कर सकते हम, तो अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो पूरा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड बन जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, अगर कोई एग्रीमेंट
किया जाता है विदाउट कंसिडरेशन, कुछ रिटर्न में नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा, वॉइड कहा जाएगा, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। बट इसका क्या है, इसका हम लोग एक्सेप्शन देखने वाले हैं। कंसिडरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से तब हम लोग देखेंगे उसका कुछ एक्सेप्शन भी होता है कि कुछ केसेस है जहाँ पे अगर कंसिडरेशन नहीं भी रहता है फिर भी उसको वैलिड माना जाता है, वहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन देखेंगे। ओके, इन जनरल क्या है, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इन जनरल इट इज वॉइड, फ्रॉम वॉइड एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ओके, नेक्स्ट क्या है, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। हाँ, एग्रीमेंट टू रेस्ट्रेन मैरिज, अगर किसी को मैरिज से रेस्ट्रेन मतलब रोकना, किसी को अगर मैरिज शादी करने से हम लोग रोकते हैं, ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं कि किसी को शादी करने के लिए रोकते हैं, तो वो क्या है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। बट इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, एवरी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर इज वॉइड। मतलब क्या है, अगर किसी का भी मतलब आप अगर रोकते हैं शादी करने के लिए, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि किसी का शादी रोकने के लिए आप कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, कोई एक एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो क्या होता है, वो उसको वॉइड माना जाएगा। लेकिन अदर देन ए माइनर चाइल्ड, अगर किसी माइनर चाइल्ड का शादी को रोकने के लिए आप ऐसा कोई एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो वैलिड रहेगा, अगर वो एक माइनर चाइल्ड का है। लेकिन वहीं पे अगर एक मेजर है, एक 18 ईयर्स या फिर 21 ईयर्स ऊपर का एज का कोई व्यक्ति होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वो वॉइड बन जाएगा, वो वॉइड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब किसी को अगर ट्रेड करने के लिए रोकते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, हम लोग उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाएगा, वॉइड कहा जाएगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, द एक्सेप्शन ऑफ दिस एग्रीमेंट नॉट टू कैरी बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज सोल्ड। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा ही कचौरी का दुकान है, बहुत अच्छा कचौरी मिलता है, वहाँ पे क्या है, रामलाल का कचौरी। तो वहाँ पे क्या क्या गया कि रामलाल ने अपना जो बिजनेस है उसका ज़्यादातर इसलिए वो फेमस था क्योंकि उसके आसपास में और भी बहुत सारा दुकान था, लेकिन इसलिए वो फेमस थे क्योंकि उनके नाम की वजह से। ओके, तो उन्होंने अपना बिजनेस को भी बेच दिया। तो अगर बिजनेस को बेच दिए तो इन सच केस अगर गुडविल का सेल होता है, तो अगर वो अपना रेपुटेशन, अपना ट्रेडमार्क का सेल करते हैं, गुडविल का सेल करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड दिया जा सकता है कि आप इतने साल के लिए यहाँ पे आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये एक एक्सेप्शन है रेस्ट्रेंट टू ट्रेड का। ऐसे इन जनरल आप किसी को भी ट्रेड करने के लिए रोक नहीं सकते, बट इन सच केसेस जहाँ पे क्या क्या कहा जाएगा कि बिजनेस कैरी ऑन, मतलब आप बिजनेस को सेल कर रहे हैं और गुडविल को सेल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, आप कर सकते हैं। ओके, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, आप किसी को रोक ले, लीगल प्रोसीडिंग्स करने के लिए किसी को रोक रहे हैं। ओके, एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रेस्ट्रिक्टेड, कोई पार्टी रेस्ट्रिक्टेड है एब्सोल्युटली कंप्लीटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट, वो अपने राइट को एनफोर्स करने के लिए कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है, अंडर और इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में, बाय द यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग्स इन द ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल्स, यूजुअल जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है उसको रोक रहे हैं, किसी पार्टी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने एग्रीमेंट के द्वारा कि वो अपने जो है लीगल ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल्स में अपना कोई भी केस लेके नहीं जा सकते। तो ऐसा अगर लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए करते हैं तो वो भी वॉइड माना जाएगा। ओके, विच एक्सटिंग्विशेस द राइट्स ऑफ द एनी पार्टी देयर टू, जहाँ पे किसी पार्टी के राइट को ख़त्म किया जा रहा है, किसी अदर पार्टी के राइट को ख़त्म किया जा रहा है, और डिस्चार्जेस एनी पार्टी देयर टू फ्रॉम एनी लाइबिलिटी, या फिर किसी पार्टी की लाइबिलिटी को उससे मुक्त किया जा रहा है, अंडर और इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड एज टू रेस्ट्रिक्ट एनी पार्टी फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट। अगर किसी भी पार्टी को एक स्पेसिफाइड पीरियड का एक्सपायरी होने के लिए रोक दिया जाता है और रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, एनफोर्सिंग हिज राइट, तो उस वक्त में क्या होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एग्रीमेंट होगा वो वॉइड टू दैट एक्सटेंट, उतना ही एक्सटेंट के लिए जितना स्पेसिफाइड पीरियड के लिए वो किया गया होगा, जितना स्पेसिफाइड पीरियड के लिए उनका जो है राइट्स को एक्सटिंग्विश किया गया है या फिर डिस्चार्ज किया गया है जिस पार्ट के लिए, सिर्फ उस टू दैट एक्सटेंट क्या होगा, वो वॉइड हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, मतलब क्या है, कोई भी एग्रीमेंट्स का अगर मीनिंग अनसर्टेन है, वेग है, वो सर्टेन नहीं है, तो वो क्या है, आर नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। तो उसे क्या किया जाएगा, अगर वो सर्टेन ही नहीं है तो उसे कहा जाएगा कि वो वॉइड है। कोई भी एग्रीमेंट का जो है कॉन्टेक्स्ट जो है वो सर्टेन होना चाहिए। ओके,
एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, वेजर हम सभी को पता है इट्स काइंड ऑफ गैम्बलिंग एंड ऑल। यहाँ पे अगर कोई एग्रीमेंट उस तरीके का होता है, वेजर टाइप का होता है, हम लोग वेजर के बारे में बाद में भी पढ़ने वाले हैं, अगर ऐसा टाइप का कोई होता है तो वो एग्रीमेंट्स क्या होता है, वॉइड एंड नो सूट शैल बी बॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एलिजिडली वून। मतलब अगर कोई उसमें फ्रॉडुलेंटली भी कोई अगर जीतता है या फिर कोई पैसा या फिर कुछ भी हासिल करता है तो वो क्या है, उसके खिलाफ कोई सूट भी फाइल भी नहीं हो सकता है। ओके ओके। एग्रीमेंट्स कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा कंटीजेंट मतलब डिपेंडेंट, कोई एग्रीमेंट ऐसा चीज़ पे डिपेंडेंट है जो इम्पॉसिबल इवेंट है। अभी इम्पॉसिबल इवेंट कैसा है, जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ, मैं तुमको 50,000 रुपये दूंगा अगर तुम इस मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हो। तो ये क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर कोई कंटीजेंट डिपेंडेंट, हम लोग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बाद में भी पढ़ने वाला है, सिर्फ ये समझ लीजिए कि कंटीजेंट मतलब क्या है, डिपेंडेंट। अगर कोई डिपेंडेंट एग्रीमेंट कोई किसी चीज़ के ऊपर में डिपेंडेंट है और वो इवेंट जिस चीज़ के ऊपर में डिपेंडेंट है वो इम्पॉसिबल टू मतलब इम्पॉसिबल है, इवेंट है, तो क्या होता है, वो वॉइड माना जाता है। ओके, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, थोड़ी देर पहले भी हम लोग वो कर चुके हैं इसके बारे में, इम्पॉसिबल इवेंट जब पढ़ रहे थे तभी समझ चुके हैं कि अगर हम लोग कोई एक एग्रीमेंट करते हैं जहाँ पे कोई एक इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी संभव ही नहीं हो सकता है वो करने के हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या माना जाता है कि वो जो चीज़ है, वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है। टू डू इम्पॉसिबल इवेंट इज वॉइड। इम्पॉसिबिलिटी मे बी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और सब्सिक्वेंट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तब भी वो मतलब हो सकता है कि एट द टाइम, उस टाइम में भी वो इम्पॉसिबल था, या फिर सब्सिक्वेंटली बाद में वो इम्पॉसिबल बना, बाद में वो इम्पॉसिबल बना एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो भी उसे क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। ओके और ये है लास्ट पॉइंट, इन केस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। मतलब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मतलब एक दूसरे को प्रोमिस करते हैं कि मैं भी तुमको ये देने वाला हूँ, तुम भी मुझे ये देने वाला हो। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल। अगर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में एक लीगल हो और दूसरा इलीगल हो तो वहाँ पे क्या माना जाएगा, द सेकंड सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस इज वॉइड एग्रीमेंट। वहाँ पे क्या माना जाएगा कि जो फर्स्ट प्रोमिस है जो क्या है वैलिड है, उसे माना जाएगा कि वो वैलिड है और उसको वैलिड करार देते हुए वो चलता रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड रहेगा, एनफोर्सेबल रहेगा। लेकिन द सेकंड सेट, जो सेकंड वाला है, द सेकंड सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस इज वॉइड एग्रीमेंट। मतलब जो सेकंड वाला होगा जो इलीगल है उसको क्या माना जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। ओके आशा है कि यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अभी हम लोग ये जो पार्ट है कंसिडरेशन लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बी कनेक्टेड टू द चैनल। थैंक यू।